तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। तो दूसरा पैराग्राफ हमारा कहता है कि पार्लियामेंट ने पास किया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का। जिसको हम आगे बोलेंगे दी एक्ट। इन मार्च 2022 में कब पास करा ये? मार्च 2022 में। लेजिस्लेशन क्या करते हैं, इनेबल करते हैं पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ दी अरेस्टेड पर्सन। एंड यहाँ पे ना अरेस्टेड पर्सन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा अंटिल रूल्स आर नोटिफाइड एन एक्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड और कम इनटू फोर्स। ऑन सितंबर 19 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड द रूल्स अंडर द एक्ट। तो ये लाइन हमारे लिए इस पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटिल रूल्स आर नोटिफाइड एक्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड और कम इनटू फोर्स। और ये एक्ट पास हुआ था सितंबर 19 2022 को, जब रूल्स नोटिफाइड हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रूल्स को नोटिफाई करा था। जो एक्ट एम्पावर करते हैं मजिस्ट्रेट को कि वो डायरेक्ट करते किसी पर्सन को जो मेजरमेंट दे सके पुलिस को, which till now was reserved for the convicts and those involved in heinous crimes. It also enables police personnel of the rank of head constable or above to take measurements of any person who resists or refuses to give measurements when ordered to do so by a magistrate. As per the rules, measurement means finger impressions, palm print, footprint, photographs, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, behavioral attributes, including signatures and handwriting, though it has not been specified. Analysis of biological samples could also include DNA profiling. मतलब इसमें DNA profiling भी include है. However, the rules stated measurement of those detained under preventive sections of the CRPC shall not be taken. Important है, shall not be taken unless such person is at that time या तो चार्ज होना चाहिए पर्सन या फिर अरेस्ट होना चाहिए किसी भी ऑफेंस में. Measurement can also be taken under the rules if a person has been ordered to give security for his good behavior for maintaining peace under section 117 of the CRPC for a proceeding under that section. तो बच्चों हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया वाला. तो अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कहता है एस्पिरेंट्स कि भार्गेश जो अरेस्ट करा गया बाय द पुलिस ऑन अप्रैल 11 2022 को, किस लिए अरेस्ट करा गया था? कि माना गया था कि उसने काफी सारे माइनर थेफ्ट करे हैं. अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला ये कि पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स पाए गए क्राइम सीन पे, और 12 अप्रैल 2022 को भार्गेश को बोला कि अपने फिंगर इंप्रेशन दिए जाए अगर वो मैच करता है क्राइम सीन से कि नहीं. तो भाग्येश ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया पुलिस को कि वो नहीं देगा क्योंकि एक्ट अभी पास नहीं हुआ है. हमने देखा था ना ऊपर कि मार्च 2022 में एक्ट पास हुआ था, लेकिन अभी तक वो रूल्स नोटिफाई जब सितंबर 19 2022 में हुए थे, मतलब अभी तक एक्ट पास नहीं हुआ है. Was Bhargesh bound to provide his finger impression under the act? So answer is no. क्योंकि अभी रूल्स अभी तक नोटिफाइड नहीं करे गए हैं. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. आंसर क्या इसका? सी. क्योंकि ये वाले ऑप्शन तो हमारे स्टार्टिंग में कट गए क्योंकि अभी तक एक्ट पास नहीं हुआ है. अब क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि भार्गेश इज लेटर रिलीज बाय द पुलिस बिकॉज दे आर अनेबल टू फाइंड इनफ एविडेंस टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट हिम. ऑन अक्टूबर 5 2022 द पुलिस रिसीव अ कंप्लेंट alleging that भार्गेश had beaten up his neighbor and caused the neighbor severe injuries. तो उन्होंने लोकल मैजिस्ट्रेट से पूछा to issue an order directing भार्गेश to provide the police his blood samples so that they can match them against some blood stains that were found on the neighbor's clothes. The magistrate issues करते हैं order को. The Bhargesh refuses to provide the blood samples. Is Bhargesh bound to provide his blood sample to the police under the arrest? क्या ऑप्शन ए ठीक है? ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी ठीक है. हाँ, ऑप्शन बी ठीक है इसमें, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास करें कि उसको ऐसे करना पड़ेगा, डायरेक्ट करा है. और हमने ऊपर का जब एक्ट पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि जो ये एक्ट है ये डायरेक्ट करते हैं किसको? द एक्ट एम्पावर्स अ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एनी पर्सन. तो इस केस में भी मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट करा है. ये देखो.
अभी तक के लिए खाली ये कन्विक्ट्स और हीनियस क्राइम्स के लिए भी था, छोटे मोटे क्राइम्स में भी ये एक्ट लगता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। तो एस्पिरेंट्स हमें ना सबसे ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है जब हम पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे हो। पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि जब पैराग्राफ को अच्छे से डिड्यूस कर लेंगे ना, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं एक ही बार में देखकर आंसर्स को मार्क कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं अगर आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो। On October 15, 2022, the police detained Bhargesh under a preventive section of the CRPC since they believed that he had plans to disturb the public peace during a festival day. They then tell Bhargesh that he must provide his measurement to them for the records. Bhargesh ने refuse कर दिया दोबारा. Is Bhargesh bound to provide his photographs to the police under the act? ने हमारा कहता है no, since he was not charged or under arrest in connection with any other offence at the time. Option B कहता है no, since that would violate Bhargesh right to privacy. Option C कहता है yes, since the police had detained Bhargesh under preventive section of the CRPC. Option D कहता है yes, since there was a high likelihood that Bhargesh will disturb the public peace on festival day. तो आपका अभी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? आपने पैराग्राफ पढ़ा प्रिवेंटिव सेक्शन को लेके, तो प्रिवेंटिव सेक्शन में हमने पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, उस पर लिखा हुआ था कि स्पेसिफिकली लिखा गया था कि चार्ज या फिर अरेस्ट होना चाहिए बंदे को, अगर प्रिवेंटिव सेक्शन में चार्ज करना है तो यहाँ पे क्या है, वो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज या फिर अरेस्ट किया गया भार्गेश को? तो आंसर इज नो। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखने। अब 2 दिन बाद द पुलिस ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कि डायरेक्ट करना है भार्गेश टू प्रोवाइड देम हिज फोटोग्राफ्स। एज भार्गेश कंटिन्यू टू रिफ्यूज टू प्रोवाइड हिज फोटोग्राफ्स, एक रेगुलर पुलिस कांस्टेबल फोर्स करता है उसको कि टू स्टैंड स्टिल एंड टेक्स हिज फोटोग्राफ्स। भाग्येश ने केस फाइल कर देता है क्लेमिंग दैट द कांस्टेबल एक्शन वायलेट द एक्ट। विल ही सक्सीड? तो पहला ऑप्शन कहता है यस, सिंस भार्गेश हैड बीन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी। ऑप्शन बी कहता है yes, since only police personnel of the rank of head constable or above can take measurements of any person who resists or refuses to give measurement when ordered to do by a magistrate. ऑप्शन सी कहता है no, the magistrate had issued an order directing him to provide his photographs to the police. तो हम यहाँ पे हम देखेंगे ना, ऑप्शन बी हमारा ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेजरमेंट्स देने को बोला गया था, लेकिन मेजरमेंट्स की बात करें ना, जब हम मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है तो हेड कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। तो वहाँ पे जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें बोला गया कांस्टेबल ने बोला था कि इसको फोटोग्राफ देने के लिए। तो लेकिन हमने जब पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा गया कि हेड कांस्टेबल से ऊपर की पोस्ट का होना चाहिए बंदा पुलिस का। तो ऑप्शन बी हमारे लिए ठीक हो जाएगा। देखो सब कुछ हमें पैराग्राफ से मिल रहा है, तो पैराग्राफ पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ा बहुत टर्म्स आई नो टेक्निकल लग रहे होंगे कि अभी यूजी का एग्जाम दे रहे हैं, 11th 12th बच्चा नहीं पढ़ा हमने लॉ, जिसकी वजह से हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है लॉ में। अब क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। द पुलिस रिलीज करती है भाग्येश को, बट टू इंश्योर दैट ही डज नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, उन्होंने मजिस्ट्रेट से पूछा कि वो ऑर्डर इशू करे अंडर सेक्शन 117 ऑफ द सीआरपीसी कि वो डायरेक्ट करे भाग्येश को टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी ऑफ 1 लाख रुपीज for his good behavior and to ensure he maintains the peace, which the magistrate refuses. The police now tells Kara Bhagesh he must provide them his iris and retina scans. Is Bhagesh required to do so? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि मैजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज कर दिया था। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 पर आते हैं अपने क्लैट यूजी 2023 से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लीगल रीजनिंग में। तो पैराग्राफ नंबर 3 कहता है कि गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को। ठीक है, अमेंड कर दिया। अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है कुछ चेंज कर दिया। तो गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कुछ चेंज कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नवंबर 7 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू करी फॉर अमेंडिंग द स्कीम टू प्रोवाइड एन एडिशनल पीरियड ऑफ 15 डेज फॉर द सेल। ठीक है, एक एडिशनल पीरियड दिया जाएगा 15 डेज का इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। The bonds under the scheme are usually made available for purchase by any person for a period of 10 days each in the month of, कब के मंथ में? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिन के लिए इशू करे जाते हैं। 10 दिन के लिए अवेलेबल होता है कि कोई भी बंदा बाय कर सकता है उसको।
The original scheme had provided for an additional period of 30 days as specified by the government in the year when Lok Sabha elections are held, while the amendment adds another 15 days. मतलब ओरिजिनल की जो स्कीम है ना उसमें एडिशनल पीरियड मतलब मिलता ही है 30 दिन का, जबकि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे लेकिन अमेंडमेंट ने 15 दिन और ऐड कर दिया। अब असेंबली इलेक्शन के बारे में बात करें तो वेरियस स्टेट्स एंड टेरिटरी हर साल होते हैं। द अमेंडमेंट इफेक्टिवली मींस दैट देयर विल बी 15 एडिशनल डेट्स annually during which the bonds can be sold immediately after issuing the notification. The union government also announced the sale of electoral bonds under the 23rd tranche from the authorized branches of the State Bank of India. मतलब किसी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय करने हैं तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बाय कर सकता है। The notification said the sale of bonds will take place through 29 branches authorized branches of the state bank from November 9 से लेकर 15 तक। कि जो सेल होगी हमारी 9 से लेकर 15 नवंबर तक होगी। Like in previous rounds of sale, the electoral bond shall be valid for 15 calendar days from date of issue, and no payment shall be made to any paying political party if the bond is deposited after the expiry of the validity period. इसमें लिखा है कि जो बॉन्ड है वो 15 दिन के लिए वैलिड होंगे जब भी वो इशू करे गए हैं। मतलब कब से इशू करेंगे? 9 तारीख से इशू करे गए हैं। तो 9 से लेके 15 दिन मतलब कि 9, 10 और बाकी आगे 13 दिन मतलब 23 तारीख तक हमारे बॉन्ड्स वैलिड रहेंगे और उसके बाद कोई भी पार्टी को पेमेंट नहीं करी जाएगी बॉन्ड के थ्रू। The electoral bond deposited by an eligible political party in its account shall be credited on the same day. अब क्वेश्चन नंबर 76 कहता है असाद ने बाय करा एक इलेक्टोरल बॉन्ड वर्थ ₹1,00,000। असद ने क्या करा? इलेक्टोरल बॉन्ड को बाय करा 1,00,000 रुपए का। कब बाय करा? नवंबर 9 2022 को। और प्लान करा टू गिव द बॉन्ड टू द पॉपुलर पीपल्स पार्टी पीपीपी which he has been supporting for many years. 10 नवंबर को he must travel out of station on some urgent business and he only hands the bond over to a representative of the PP on November 14, 2022. The Triple P representative deposited the bond in the party's account on November 16, 2022, but the bank refuses to credit the bond to the party's account on the ground that it was no longer valid in the bank. Is the bank correct? क्या वो बैंक ठीक है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिशनल 15 डेज दे दिए, 9 से लेकर 23 तारीख तक अपने पास टाइम है, पार्टी डिपॉजिट करके अपना पैसा अपने अकाउंट में ले सकती है। तो क्या बॉन्ड वैलिड है? तो बॉन्ड वैलिड है। तो बैंक करेक्ट नहीं है, तो बॉन्ड वैलिड है हमारे अभी तक। तो ऑप्शन आएगा हमारा डी करेक्ट, क्योंकि बॉन्ड वैलिड है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 15 दिन का टाइम दे दिया जब से इशू हुआ है, 9 नवंबर को इशू हुआ है, तो हमारे पास 23 नवंबर तक का टाइम है। 23 नवंबर रात के 12 बजे तक का टाइम है कि पार्टीज अपने बॉन्ड को इन कैश करवा सकती है, अपने अकाउंट में पेमेंट ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 77 कहते हैं गवर्नमेंट अनाउंस करा देयर वुड बी सेल ऑफ 24 ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑन 10 फरवरी 2023 को फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज since election to the legislative assembly of some states are scheduled for that year. Since there are no election to the Lok Sabha or legislative assembly of the state in which Assad resides, he claimed that government does not have power to issue this 24 tranche of electoral bonds. Is he right? वो कह रहे गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं कर सकती। क्या वो राइट है अपनी जगह? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है नो, since the changes to the electoral bond scheme 2018 mean that electoral bonds can be issued for an additional period of 15 days in any year, regardless of whether any elections are scheduled that year. ऑप्शन नंबर बी कहता है yes since no election was scheduled for Azad states in that year. ये तो ऑप्शन हमारा पूरे गलत है, yes वाला ऑप्शन तो हमारे गलत ही है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी yes is the government had already sold some bonds in the 23rd tranche in 2022. ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, yes वाला ऑप्शन मैंने आपको पहले बोला सारे गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा नो द चेंजेस टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मीन दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर एन एडिशनल पीरियड ऑफ 15 डेज इन एनी ईयर रिगार्डलेस ऑफ वेदर एनी इलेक्शन आर शेड्यूल्ड दैट ईयर। कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि इलेक्शन शेड्यूल होने चाहिए उस साल में, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है नो द चेंजेस टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 प्रोवाइड्स दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर एन एडिशनल पीरियड ऑफ 15 डेज इन ईयर when there is an election to the legislative assembly of the state। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है 77 में। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 हमारा क्वेश्चन कहता है नवंबर 2022 को पलक परचेज करता है इलेक्टोरल बॉन्ड। पलक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करती है फ्रॉम द ब्रांच ऑफ एसबीआई और हैंड ओवर कर देती है पीपीपी को। द नेक्स्ट डे पीपीपी क्या करती है, जो पॉपुलिस्ट पार्टी है, इट हैज चेंज इट्स कैंडिडेट नेम फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। अब वो न्यूज का भी परेशान हो जाती है पलक
तो पीपीपी के रिप्रेजेंटेटिव को बोलती है दैट शी वुड लाइक हर बॉन्ड बैक, मतलब अपना बॉन्ड जो उसने दिया था एसबीआई में वो वापस लेना चाहती है। तो रिप्रेजेंटेटिव बोलता है उसे दैट जो उसका बॉन्ड है had already been deposited and that the money has been credited to the party's account. पलक claim करते हैं that since the period of the validity of the bond had not expired, she has the right to get her bond back from the party. Is she right? तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पलक बिल्कुल गलत है। पलक को अपना बॉन्ड बैक नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग कि पार्टी ने उसको क्रेडिट कर लिया अपने अकाउंट में। अब पलक को अपना बॉन्ड वापस नहीं मिल सकता। तो हमारे जितने भी यस वाले ऑप्शन है सारे गलत हो जाते हैं। तो मतलब ऑप्शन हमारा सी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, बी भी हो गया गलत। अब ऑप्शन नंबर ए और बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है नो सिंस पलक कैन नॉट आस्क द बॉन्ड बैक व्हेन शी हैज गिवन इट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शन नंबर ए कहता है नो सिंस द पार्टी हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड द बॉन्ड एंड द मनी हैड बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। नवंबर 15 2022 को क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक अदर नोटिफिकेशन इशू कर दी कि अनाउंस कर दिया दैट फ्रॉम द डेट ऑनवर्ड्स only political parties that have received at least 1% of the votes voted in the last election to the Lok Sabha or the last election to the Legislative Assembly of a state would be eligible to receive and deposit electoral bonds. In the sale of a 24 tranche of electoral bond, पलक ने डिसाइड करा कि electoral bond she has purchased to the newly formed more populous people party which is likely to win the first election it will be contesting in July 2023. Is the MPPP जो पार्टी है नई जो पार्टी फॉर्म हुई है एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड। तो यहाँ पे तो पार्टी बिल्कुल ही गलत है। पार्टी तो इलेक्टोरल बॉन्ड ले नहीं सकती जो भी नई नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन लिखा हुआ नोटिफिकेशन में कि उसको एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट मिले मिले होने चाहिए लास्ट इलेक्शन में। तो इसमें जैसे कि लिखा है कि 1% ऑफ द वोट्स मिले होने चाहिए लास्ट इलेक्शन में लोकसभा की। तो एमपीपी एलिजिबल नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। तो हमारे यस ऑप्शन वाले सारे गलत हो जाते हैं। ए भी गलत हो जाता है हमारा, बी भी गलत हो जाता है। अब ऑप्शन सी और डी देखते हैं। नो सिंस इट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस इन नवंबर 15 2022 नोटिफिकेशन। बच्चे देखो कैसे एक आंसर लिख रखा है नवंबर 7 और नवंबर 15 और ऑप्शन में 7 से नवंबर 15 की डेट दे रखी है। बच्चे इसमें कभी कभार मिस्टेक करके आंसर गलत मार्क कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हम एकदम आंसर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, पैराग्राफ को भी एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे जाते हैं। अब्राहम जो लिव करता है एक डिफरेंट स्टेट में जो आसाद से, मतलब एक दूसरी स्टेट में रहता है, आजाद दूसरी स्टेट में रहता है और अब्राहम दूसरी स्टेट में रहता है। एक बॉन्ड को परचेज करता है अब्राहम सेल के टाइम पे। अब वो डिसाइड करता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देगा पीपीपी को। अब उसे वो पता है कि पीपीपी इज ओनली एक्टिव इन आजाद स्टेट। अब पीपीपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑथराइज ब्रांच में जाते हैं एसबीआई के टू डिपॉजिट दी इलेक्टोरल बॉन्ड और दिसंबर 5 2022 को। बैंक मना कर देते कि भाई हम आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्रेडिट नहीं करेंगे आपके अकाउंट में क्योंकि अब वैलिडिटी पीरियड अब खत्म हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए ठीक हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड अब वैलिडिटी नहीं दे रहे हैं। तो माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स, क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही है? कैसे लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए? आई नो काफी सारे बच्चों को काफी डिफिकल्टी आई होगी पेपर सॉल्व करने में। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो अभी कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स को लिख देना, मेंशन कर देना। तो मैं जितना हो सकेगा आपके डाउट्स की क्वारी को सॉल्व करूंगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पे। कुछ टर्म्स हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमने 11th 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ी है और हम लॉ करने वाले हैं, फ्लैट में टॉप करने वाले, अच्छा एनएलयू में जाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेन तो लेना ही पड़ेगा। तो पैराग्राफ नंबर 4 कहता है हमारा, जो टोटे का लॉयर है ना 27 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑर्डर कर दिया उसको कि ब्लॉक करने के लिए सर्टेन ट्विटर हैंडल्स को या फिर पोस्ट को, मतलब उसमें उसको रीजन भी देना पड़ेगा टू दी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। ही सेड दैट दिस अप्लाइज टू ऑल दी ब्लॉकिंग ऑर्डर सेंड टू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉकिंग ऑर्डर सब पे लगता है। जो लॉयर था रिप्रेजेंटेटिव ट्विटर को जो रिप्रेजेंट कर रहा था
जो लॉयर था जो ट्विटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो बोलता है कि ब्लॉकिंग ऑर्डर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स सो दैट दे कैन डिटरमाइन वेदर और नॉट दे वांट टू चैलेंज द ऑर्डर्स। ठीक है, तो उसने कहा था कि रीजन देने पड़ेंगे ताकि यूजर्स के पास एक ऑप्शन हो कि वो, और उन्हें रीजन वैलिड नहीं लगता तो वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंजिंग द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, ट्विटर ने जुलाई 5 को पिटीशन लगाई कंटेंटेड दैट सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स डेमोन्स्ट्रेट excessive use of powers and are disproportionate. Such orders can only be issued by the union government and not the state governments, he said, which increase the danger of such abuse. उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, तो मतलब कि अगर हर गवर्नमेंट को हमने पावर दे दी तो ट्विटर के पास भी काफी प्रेशर आ जाएगा, और कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की प्रोफाइल भी होते हैं, आप जानते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप कोई राइवलरी निकालने के लिए भी ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकता है, तो काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी। तो ट्विटर ने और क्लेम करा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ने अब उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। अगर उसकी बात को नहीं माना गया तो उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया, और बोला कि जो ट्विटर की सेफ हार्बर इम्यूनिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जो सेक्शन 79 क्लॉज 1 में आईटी एक्ट में मेंशन्ड है, उसको छीन लिया जाएगा। गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेफ हार्बर इम्यूनिटी को छीन लिया जाए आईटी एक्ट के अंदर। अब ट्विटर के लॉयर ने बोला दैट द कंपनी वाज आस्क्ड टू ब्लॉक एंटायर अकाउंट्स। सेक्शन 69 ए में मेंशन्ड है कि एंटायर अकाउंट्स को हम ब्लॉक नहीं करवा सकते, हम खाली पोस्ट को या फिर ट्वीट को हम, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को हम ब्लॉक करवा सकते हैं, बट नॉट द एंटायर अकाउंट। इट आर्ग्यूड दैट द यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन टू ब्लॉक होल अकाउंट्स विल अफेक्ट इट्स बिजनेस, कि काफी सारे प्रोमिनेंट लोगों की प्रोफाइल भी है। अब सुनील एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है, क्वेश्चन नंबर 81 में। अब सुनील एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है यूनियन गवर्नमेंट का। कहाँ का? यूनियन गवर्नमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या उसके पास पावर है? तो ऑब्वियसली उसके पास पावर है क्योंकि हाई रैंकिंग ऑफिसर है यूनियन गवर्नमेंट का। अब उसने स्क्रॉल करते हुए टाइमलाइन में देखा कि जो सचिन है ना, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, उसकी पोस्ट काफी ऑब्जेक्शनेबल लगी, तो उसने ऑर्डर दिया। अनरियल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसने ऑर्डर दिया कि सचिन की जो पोस्ट को ना ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया को। अनरियल क्लेम करता है कि सुनील हैज नॉट प्रोवाइडेड अ क्लियर डिटेल रीजन फॉर ब्लॉकिंग दी पोस्ट, कि उसने डिटेल रीजन नहीं दिया ब्लॉकिंग दी पोस्ट के लिए, तो ऑर्डर जो है इनवैलिड है। क्या अनरियल ठीक है? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अनरियल, क्या वो ठीक है अपनी जगह? तो पहली बात तो वो ठीक नहीं है, उसने रीजन तो दिया है ना कि दैट्स दे में ब्रिंग डिस्ट्रीब्यूट टू इंडिया, और उसको जो भी पोस्ट है सचिन का ऑब्जेक्शनेबल लगे। इज अनरियल राइट? तो आंसर इज नो, अनरियल इज नॉट राइट। तो हमारे जितने भी यस वाले ऑप्शन है, जितने भी हमारे यस वाले ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए कहता है नो दी ब्लॉकिंग ऑर्डर इज वैलिड सिंस सुनील फाउंड द पोस्ट ऑब्जेक्शन लेबल। तो क्या ये मेजर क्राइटेरिया था? तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाता है। ऑब्जेक्शन लेबल नहीं कि उसको रीजन भी देना पड़ेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा। नो दी ब्लॉकिंग ऑर्डर इज वैलिड सिंस सुनील हैड प्रोवाइडेड रीजंस फॉर ब्लॉकिंग ऑर्डर। रीजन मैंने आपको बताया कि एज दे मे ब्रिंग डिस्ट्रीब्यूट टू इंडिया, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि कुछ दिन बाद सुनील ने उसे नोटिस करा दूसरे पोस्ट सचिन के अनरियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि दिस पोस्ट कंटेन सम हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज डिफेंस पॉलिसीज। अब उसने ऑर्डर कर दिया अनरियल को दैट द पोस्ट मस्ट बी ब्लॉक सिंस इट डाइवर्जेस द गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। द ऑर्डर आल्सो सेज दैट अनरियल शुड नॉट लेट एनीवन नो अबाउट द ब्लॉकिंग ऑर्डर और दैट द पोस्ट वाज ऑर्डर्ड टू बी डिलीटेड सिंस इट रिलेट्स टू द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। तो उसने ऐसे, सुनील ने कोई भी रीजन नहीं दिया, मतलब सुनील ने मना कर दिया कोई भी रीजन नहीं दिया जाएगा अगर हम पोस्ट भी डिलीट करते हैं तो अनिल ने क्लेम करा कि ऑर्डर तो इनवैलिड है। तो अनिल ठीक है अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है। हमें बिल्कुल भी अपने लॉजिक के हिसाब से नहीं सोचना है, बिल्कुल भी अपने दिमाग में लगाना है जो पैराग्राफ में मेंशन है। अगर आप लॉजिकल बंदे के हिसाब से सोचोगे तो आपको लगेगा कि सुनील तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बता सकते हैं किसी को भी। बट अगर हम पैराग्राफ के बेसिस पे चले तो आपको लगेगा कि अनरियल बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, कि सुनील के मतलब उन्होंने कोई रीजन ही नहीं दिया किसका भी पोस्ट डिलीट करने से पहले, तो अनरियल ठीक है। तो आंसर इज यस। तो हमारे बीओडी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए, यस सिंस इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी रीजंस दैट कुड बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑप्शन सी कहता है
Yes, since Sunil did not have the authority to issue blocking orders so frequently. तो ऑप्शन सी भी गलत है हमारा, उनके पास पावर तो है कि वो कर सकते हैं लेकिन उन्हें रीजंस देने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 83 कहता है हमारा, सुनील ने सेंड करा अनिल को थर्ड ब्लॉकिंग ऑर्डर। अनिल क्लेम करता है that this order too was invalid, upset with the Anil for claiming that all his blocking orders were invalid. Sunil ne sent them a letter in which he says, if you do not comply with my blocking orders, then I will be forced to initiate criminal proceedings against you and cancel your safe harbor immunity. Anil ने claim करा that Sunil has broken the law by making these statements in the letter. क्या अनिल ठीक है? तो समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सुनील ने एक नया थर्ड ब्लॉकिंग ऑर्डर सेंड कर दिया अनिल को। अनिल बोलता है कि भैया आपका ये वाला भी ऑर्डर इनवैलिड है। तो सुनील ने क्या करा, डराना धमकाना शुरू कर दिया अनिल को कि आपको लग रहा है कि मेरे सारी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इनवैलिड है, तो अगर आपने मेरे ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को नहीं करा, सुनवाई नहीं करी इन पे, मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू कर दूंगा और आपकी कैंसिल कर दूंगा सेफ हार्बर इम्यूनिटी को। सेफ हार्बर इम्यूनिटी हमारे कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 79 क्लॉज 1 में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, मैंने पैराग्राफ में पढ़ा था। तो अनिल ने क्लेम करा कि सुनील ने लॉ को ब्रेक करा है while making this statement in the letter। क्या अनिल ठीक है? तो अनिल ठीक नहीं है अपनी जगह, क्योंकि उसके पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेफ हार्बर इम्यूनिटी को छीन सकता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो अनिल ठीक नहीं है, तो यस वाला ऑप्शन हमारे सारे गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि सुनील ने काफी सारे ऑर्डर्स पास करे हैं और एनगेल को उसके ऑर्डर्स को मानना चाहिए कि काफी सारे ऑर्डर्स पहले ही पास करे हुए हैं, तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना। तो ऑप्शन डी कहता है हमारा, नो सिंह द आईटीआई डज नॉट फॉरबिड सुनील फ्रॉम डी सो। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाता है। कि जितने भी आंसर हैं पैराग्राफ को पढ़ के मार्क कर रहा हूँ मैं, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर आप लीगल रीजनिंग में किसी भी पार्ट में अच्छा मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, कंप्लाइंग विद द फोर्थ ब्लॉकिंग ऑर्डर दैट दे रिसीव फ्रॉम सुनील, अनिल ब्लॉक करता है सचिन के अकाउंट को since his posts were seen as increasingly objectionable by the government। सचिन आस्क करता है अनिल को टू शेयर द रीजन फॉर द ब्लॉकिंग ऑर्डर व्हिच दे डू गेट। सचिन क्लेम करता है दैट द ब्लॉकिंग ऑर्डर इज इनवैलिड। तो सचिन के अकाउंट को तो ब्लॉक नहीं कर सकते अनिल, क्योंकि सेक्शन 9 में हमने पढ़ा कि अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन वगैरह को कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पोस्ट को हम कर सकते हैं ब्लॉक, बट अकाउंट को पूरे को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 85 कहता है हमारा, सुनील कहता है कि सुनील सेंड करता है अनिल को फिफ्थ ब्लॉकिंग ऑर्डर which said that several of the Sachin latest posts must be blocked. The blocking order set out the several reasons why the post should be blocked। ये मतलब कि सुनील फिफ्थ ऑर्डर सेंड कर रहा है अनिल को, जो कहते हैं कि सचिन के कुछ पोस्ट है जो लेटेस्ट पोस्ट है वो ब्लॉक कर देने चाहिए, और ब्लॉकिंग ऑर्डर में सेवरल रीजंस भी देखे व्हाई द पोस्ट शुड बी ब्लॉक्ड। बट अनिल को वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे। rather than take on another fight with the government official, however, अनिल ब्लॉक कर देते पोस्ट को और सचिन को बोलती है जो भी उसको ठीक लगता है पोस्ट ब्लॉक करने के लिए। और जब सचिन को लगता है कि अनिल अपनी पार्टी में गलत है and that the blocking order was inappropriate, which of the following is most accurate in this regard। देखो ब्लॉकिंग ऑर्डर तो वैलिड है, बट अनिल की जो एक्शंस है वो इनएप्रोप्रिएट है कि उसने रीजंस को मैनिपुलेट करा है। उसने रीजंस जो सुनील ने दिए थे वो रीजंस आगे फॉरवर्ड नहीं करे, उसने अपने आप ही रीजंस बना के दे दिए। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा। तो एस्पेरेंट्स चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे। तो पैराग्राफ नंबर 5 है हमारा फ्री लीगल एड को लेके, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में। तो पैराग्राफ नंबर 5 कहता है हमारा, फ्री लीगल एड इज द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स फॉर दोस पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन नॉट अफोर्ड द सर्विस ऑफ अ लॉयर for the conduct of a case or a legal proceeding in any court, tribunal, or authority. These services are governed by the LSAA, Legal Service Authority Act, and provided by the NALSA. Provision of free legal aid includes representation by an advocate in legal proceedings, payment of process fees, expenses of witnesses, and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings in any in a
with any legal proceedings in appropriate cases, preparation of pleadings, memo of appeals, paper book, including printing and translation of documents in legal proceedings, drafting of legal documents, specially petitions, etc., and supply of certified copies of judgments, orders, notice of evidence. ये पैराग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारा कि क्या क्या इंक्लूड होता है लीगल एड के अंदर. A free legal aid also includes provision of aid and advice to the beneficiaries to in the welfare statutes and scheme framed by the central government. Free legal aid कहाँ पे कंफाइन नहीं होता to cases before the subordinate courts, and free legal aid must be provided to the needy from the lowest court to the Supreme Court of India. मतलब हर कोर्ट में आपको लीगल एड मिलेगी. According to Section 31 of the Act, any individual who satisfies the criteria under Section 12 is entitled to receive free legal aid, provided NALSA is satisfied that such person has a genuine case. इस genuine case होना चाहिए उसका to prosecute or defend the matter. क्या होना है? Genuine case होना चाहिए उसका. There is hence no bar as to which kind of cases one can apply and not apply for. अब सेक्शन 12 में किस इसको इंक्लूड करा गया? मेंबर ऑफ SC ST होना चाहिए, या वुमेन या चाइल्ड हो, या पर्सन में डिसेबिलिटी हो, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो, या पर्सन इन पुलिस कस्टडी हो. तो क्वेश्चन नंबर 86 कहता है दिव्या. अब दिव्या कौन है? एक लड़की है. यहाँ पर आ गया दिव्या was arrested by the police and charged with having committed a murder. She was convicted by the trial court and appealed to the high court. अब उसने लॉस कर दिया अपनी अपील देव एंड डिसाइडेड टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. बाय दिस टाइम शी हैज रन आउट ऑफ मनी. तो नालसा के पास अप्रोच करती है और पूछती है उससे कि तू हेल्प करे एक एडवोकेट देने में हु कैन रिप्रेजेंट हर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. क्या दिव्या सही अपनी जगह पे सपोर्ट कर सकते हैं नालसा उसे? क्या नालसा सपोर्ट करेगी दिव्या को? हाँ बिल्कुल करेगी क्योंकि दिव्या एक ह्यूमन है. तो हमारे 9 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए और डी है. ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 87 कहता है दिव्या इज एक्यूरेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड गोज बैक टू रेगुलर लाइफ. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिव्या को छोड़ दिया और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाती है. Some days later, she has a fight with her neighbor Ria over a petty matter and decides to file a criminal case against her. अब she approaches नालसा for free legal aid to prosecute the matter. और नालसा को बोलती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है that she knows she does not have a genuine case but wants to harass Ria. अब यहाँ पे जो हमारे लिए important point है, she knows that she does not have a genuine case. बट वो खाली हरास करना चाहती है रिया को. जेन्युइन केस नहीं है उसका. तो नालसा रिफ्यूज करते हैं प्रोवाइड दिव्या फ्री लीगल एड बिकॉज दे बिलीव दैट शी डज नॉट हैव अ जेन्युइन केस टू प्रोसीड. क्या नालसा कर सकता है ऐसा? बिल्कुल कर सकता है. नालसा क्यों नहीं कर सकता? तो हमारे जितने भी गैस वाला ऑप्शन है ठीक होता है, 9 वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाता है हमारे लिए. खाली वुमन को लेकर उस चीज़ का फायदा नहीं उठा सकते आप हरास करने का किसी को. तो ऑप्शन ए कहता है हमारा yes in section 31 of the act provides that free legal aid can be provided if NALSA is satisfied that the person has a genuine case to prosecute and they did not believe that Divya had a genuine case to prosecute. तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाता है. देखो सब कुछ सारे आंसर जितने भी हैं सब पैराग्राफ में मेंशन है. मैं अपनी तरफ से कोई भी आंसर मांग नहीं कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 88 कहता है incensed at Divya, we decide to file a civil case against Divya, claiming that Divya had violated the terms of a contract that made some time back. दिव्या मतलब रिया भी चाहती है कि उस पर सिविल केस फाइल करे दिव्या पे कि दिव्या ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है जो उनके काफी टाइम पहले हुए थे उनको ब्रेक करा है. दिव्या अप्रोच करती है नालसा में फॉर फ्री लीगल एड टू डिफेंड द मैटर. फिर नालसा एग्रीज टू प्रोवाइड और रिया भी शॉर्ट ऑफ फंड्स हो जाती है. शी टू अप्रोचेस नालसा फॉर फ्री लीगल एड. नालसा रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड लीगल एड टू द रिया since they are already providing Divya free legal aid in the same case. Then is Nalsa right in refusing free legal aid to Riya? क्या नालसा रिया को? तो आंसर इज नो. नालसा गलत है अपनी जगह पे, बिल्कुल भी ठीक नहीं है. हमारे गैस वाले जितने भी ऑप्शन है सारे गलत हो जाते हैं क्योंकि रिया एक वुमन है तो वो इंटेंटल है फ्री लीगल एड के लिए. हमने पैराग्राफ में पढ़ा कहीं भी मेंशन नहीं है कि मतलब एक पार्टी को लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी को प्रोवाइड नहीं कर सकते. Farhan is an up and coming artist and makes a living selling his paintings. Farhan
यहाँ पे फरहान देख रहे हो आप, जो एक लड़का है, और वो ज़्यादा पेंटिंग सेल नहीं कर पाता, एंड इज डिपेंडेंट ऑन एड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वेल विशर्स. ही रीड्स अबाउट अ न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इन द पेपर वन डे, एंड वो समझ जाता है अंडर विच आर्टिस्ट वुड बी प्रोवाइडेड मंथली स्टाइपेंड बाय द लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि इसमें स्टाइपेंड मिलेगा मंथली लोकल गवर्नमेंट के द्वारा. सिंस ही फाइंड्स द लैंग्वेज ऑफ द स्कीम डॉक्यूमेंट वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, मतलब वो समझ नहीं आया लैंग्वेज स्कीम की. He approached NALSA for the help in understanding the scheme and obtaining the stipend. Is he entitled to free legal aid from the NALSA in this regard? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो एक लड़का है. तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ठीक. यस वाले तो सारे ऑप्शन हमारे डिलीट हो जाएंगे. अब विक्रम क्यों ना रिच बिजनेसमैन है एंड हैज अ ह्यूज आर्ट कलेक्शन. तो फरहान ने इनवाइट करा विक्रम को उसके स्टूडियो में एक दिन, ताकि उसको लगा कि विक्रम उसी कोई ना कोई पेंटिंग तो खरीद ही लेगा. बट वो विक्रम कोई भी पेंटिंग नहीं खरीदता, और फरहान नोटिस करता है कि उसकी एक नई पेंटिंग मिसिंग है. तो सस्पेक्ट करता है विक्रम पे कि विक्रम ने चुरा लिया उसे, एंड कंप्लेन करता है पुलिस को. प्रॉम्प्टली अरेस्ट विक्रम. विक्रम अप्रोच करता है नालसा में फॉर फ्री लीगल एड सो दैट ही कैन ऑब्टेन बेल. इज विक्रम इंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड फ्रॉम द नालसा? यस, ये पुलिस कस्टडी के अंदर है. ये सब आंसर्स हमारे पैराग्राफ मेंशन है.